हेलो विद्यार्थीगण, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का मैं रवि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हिंदी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एक ऐसी मानक को स्पष्ट करती है जिससे विद्यार्थियों के दिलो दिमाग में मन मस्तिष्क में यह स्पष्टीकरण हो जाता है कि बोर्ड किस चैप्टर से किन बिंदुओं से कहां से कैसे प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या मानक होती है, दोनों चीजें स्पष्ट हो जाती है। तो आइए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के 3/4/2024 3 तारीख चौथे महीना 2024 का जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिंदी प्रश्नों पर चर्चा होने के लिए हम लोग मुखातिब हुए हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है माय डियर कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला जो प्रश्न है यही प्रश्न हमारा जो है संधि से पूछ रहा है। मतलब हिंदी व्याकरण के संधि जो एक विषय वस्तु है, संधि जो चैप्टर है, उसी चैप्टर से संधि से प्रश्न पूछ रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया प्रथम प्रश्न को देख करके ये प्रश्न कहां से पूछ रहा है, तो संधि से। तो संधि है, समास है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, छंद है, रस है, अलंकार है, वाक्य है, शब्द की शक्ति है। इन चीजों से ज्यादातर सवाल जो है हिंदी में पूछा जाता है। तो आइए बारी बारी से हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ मतलब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण हो वो व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो। तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिल करके जो विकार उत्पन्न करेगा वह व्यंजन संधि का निर्माण करेगा। एकदम याद रखना है। ये समझिए कि वन लाइनर, ये एक तरह का समझिए कि परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो व्यंजन संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा। व्यंजन संधि क्या कहते हैं माय डियर, तो व्यंजन संधि कहते हैं। ये आपको याद रखना है। व्यंजन संधि, देखिए यहां आधा न छूटा हुआ है, व्यंजन संधि, ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, तो कोई भी शब्द का वह छोटा सा तत्व जो किसी शब्द या शब्द स्रोत के पहले जुड़ता है वह उपसर्ग कहलाता है, और किसी शब्द या शब्द स्रोत के बाद में जुड़ता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय, प्रत्यय, ठीक है। विसर्ग संधि, जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में विसर्ग लगा हुआ है और उसके आगे स्वर या व्यंजन हो तब विसर्ग संधि हो। स्वर संधि, जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो संधि 3 प्रकार का हो गया, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हो गए। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, है ना, यण स्वर संधि, ये 5 हो गए। तो व्यंजन वर्णों के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो व्यंजन संधि का निर्माण करेगा। दूसरा प्रश्न माय डियर, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर, वहां वर्ण मिल रहा था, यहां शब्द मिल रहा है, तो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह सामासिक पद का निर्माण करेगा, समस्त पद का निर्माण करेगा। तो बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। शब्दों के मेल से बने सार्थक या समस्त पद को, शब्द को समासिक शब्द या समास कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास में 2 पद होते हैं, समासिक पद या समस्त पद में या समास में 2 पद होते हैं, उसको पूर्व पद या उत्तर पद कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि समास में कितने पद होते हैं, तो 2 पद, कौन कौन, पूर्व पद और उत्तर पद। कारक, कारक के 8 भेद होते हैं, पता है आपको। संज्ञा संधि कोई संधि नहीं होता है माय डियर। संधि जब 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। 2 शब्दों या पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। यहां शब्दों का मेल है इसलिए समास हो जाएगा। आगे आते हैं माय डियर, तीसरा प्रश्न जो है सामासिक शब्द, समस्त पद, समास का चर्चा हो रहा है। समास से भी यही प्रश्न है, यथास्थान शब्द का समास विग्रह क्या होगा। यथास्थान मतलब
स्थान के अनुसार, स्थान का यथा नहीं, यथा का स्थान नहीं, यथा और स्थान नहीं, मतलब स्थान के अनुसार, स्थान के हिसाब से, यथा स्थान आप जगह ले लें, ऐसा बोला जाता है। मतलब ये स्थान के हिसाब से आप जगह ले लें, ठीक है। तो यथा का मतलब हो गया के अनुसार। तो यहां पे यथा का अभिप्राय है के अनुसार, और के अनुसार जो है माय डियर क्या चीज है, अव्यय है। तो जिस समासिक पद का प्रथम पद अव्यय हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि यही प्रश्न होता कि यथा स्थान समासिक शब्द में कौन सा समास है, तब ये अव्ययी भाव समास हो जाता। लेकिन कह रहा है कि यथा स्थान समासिक शब्द का विग्रह बताइए, तो यह हो गया स्थान के अनुसार। आ गया ये माय डियर, ये गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके प्रश्न का जवाब देना है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत मां का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। तो यहां चर्चा किसकी है? भारत मां, जो हमारी मातृभूमि है, हमारी जो जननी है, उस भारत मां की बखान, भारत मां की महिमा, उसकी शोभा, उसकी छाया का वर्णन है। तो यहां पे हमारा क्या होगा माय डियर? भारत माता। क्या होगा? गद्यांश का मूल जो टाइटल होगा वह हो जाएगा भारत माता। आ जाइए, गैस्टेट के लिए सही परिभाषिक शब्द है। गैस्टेट का मतलब होता है माय डियर राजपत्रित। नॉन गैस्टेट का मतलब होता है अराजपत्रित। सरकारी का होता है गवर्नमेंटल, गैर सरकारी का मतलब होता है माय डियर नॉन गवर्नमेंटल। तो यहां गैस्टेट के लिए सही हिंदी का शब्द हो जाएगा राजपत्रित। आ जाइए, कंटिंजेंसी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है माय डियर खर्च। एक्सपेंडिचर का मतलब, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है माय डियर खर्च या व्यय। तो देखिए, तो व्यय कहां लिखा हुआ है? तो एक नंबर में। और कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी का मतलब होता है माय डियर आकस्मिक या आपात। तो कंटिंजेंसीज एक्सपेंडिचर मतलब आकस्मिक खर्च, मतलब को अचानक राज्य के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा अचानक किसी भी स्थितियों परिस्थितियों में किया गया खर्च को आकस्मिक व्यय या आकस्मिक खर्च कहते हैं, कंटिंजेंसीज एक्सपेंडिचर कहते हैं। यही जो कह देते कंटिंजेंसीज फंड, तब उसको कहते आपात राशि या आपात कोष। फंड का मतलब हो जाता कोष, कंटिंजेंसीज अमाउंट तो हो जाता आपात राशि, अब फंड हो जाता तो आपात कोष हो जाता, चाहे आकस्मिक कोष हो जाता या निधि हो जाता। निधि या कोष एक ही चीज है। गुप्त धन, हिडन अमाउंट, है ना। आगे देखते हैं, ये ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट। तो बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, न, सब में आपका जीभ जो है ऊपर के तालु में जाकर के क्या कर रहा है? सट रहा है। ऊपर जो है, ऊपर भाग जो है, मुख का दो भाग हो गया, ऊपर और नीचे। तो ऊपर का तालु में आपका जीभ जाकी, जीभ की जो आगे की जो मेन पॉइंट है वो ऊपर जाके सट रहा है। तो ये क्या हो गया माय डियर? मूर्धा। मूर्धा क्या हो गया? मूर्धा। उसको तालु नहीं बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धा में सट रहा है। तो देखिए, ट, ठ, ड, ढ, न, ट से लेकर के ण तक टवर्ग जितना भी है ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। कंठ, जब कंठ से उच्चारण होगा तो उसको कंठ वर्ण कहेंगे। तो क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग जितना भी है वो कंठ वर्ण है। दांत से त, थ, द, ध, न, इसमें दांत का इस्तेमाल हो रहा है माय डियर। तो ये दंत वर्ण हो गए। वर्ग जितने भी हो गए दंत वर्ग के उदाहरण है। ओष्ठ, जिसमें दोनों होठ आपस में क्रिया कर रहे हैं, सट रहे हैं, तो वो ओष्ठ वर्ण होगा। जैसे प, फ, ब, भ, म, तो पवर्ग श्रेणी में जो भी वर्ण आते हैं ये ओष्ठ वर्ण होगा। यहां ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। भारतीय, भारतीय एक शब्द है। भारत संज्ञा है। भारत जो हिंदी का शब्द है माय डियर,
ये संज्ञा है भारत, भारत संज्ञा हो गया। अब इस संज्ञा से विशेषण बना दिया गया, संज्ञा से विशेषण बना दिया गया माय डियर, क्या लिख करके, भारतीय। भारत हमारा देश है, भारत हमारा राष्ट्र है, ये संज्ञा है। हम लोग भारतीय हैं, ये हमारी विशेषता है, तो भारतीय विशेषण है। लेकिन भारतीयता हमारी मूल है, तो भारतीय विशेषण से पुनः जो बन गया भारतीयता, यह क्या हो गया माय डियर, यह पुनः संज्ञा बन गया। तो क्या चीज से संज्ञा बना, विशेषण से। तो भारत संज्ञा से भारतीय विशेषण बना, अब भारतीय विशेषण से भारतीयता पुनः संज्ञा बन गया। तो भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या हो गया माय डियर, भारतीयता। और तो दोनों संज्ञा है, भारतीयता और भारत। भारतीयता भाववाचक संज्ञा है और भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और भारतीय क्या है माय डियर, विशेषण है। आइए, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो देखिए संज्ञा से भी आपका प्रश्न है। जहर उगलना मुहावरा है। जहर उगलना, अनाप शनाप बोलना, क्रोध में बोलना, गुस्सा में बोलना, गलत बोलना। जहर खाना, सम्मानजनक बात कहना नहीं, अपमानजनक बात करना, अपमानजनक बात कहना, इसी को बोलते हैं जहर उगलना। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन जा रहा है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। कहता है कि धीरे धीरे ध्यान से चलो, तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है, तो शुद्ध है इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा, अशुद्ध वाला को हमें चुनना है। यह पुस्तक आपको कहां मिली, यह भी वाक्य शुद्ध है, इसलिए जवाब नहीं होगा। प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, यह वाक्य भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, तो इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बन गया, 1 नंबर, ये आपका ऑप्शन होगा, अशुद्ध वाक्य है। क्या शुद्ध है देख लीजिए, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो दर्शनीय का मतलब भी होता है देखने योग्य, और देखने योग्य भी लिखा हुआ है। तो एक ही शब्द एक ही चीज के लिए 2 बार प्रयोग किया गया है। सुपरफ्लूअस इसको अंग्रेजी में बोला जाता है माय डियर, माने शब्द का आडंबर कर देना, शब्दाडंबर, शब्द की अधिकता कर देना, ये गलत है। सही वाक्य होगा कि गया में कई दर्शनीय स्थल हैं, या गया में कई स्थल देखने योग्य हैं, या तो यहां से दर्शनीय को हटाना पड़ेगा, चाहे देखने योग्य शब्द को हटाना होगा। गया में कई दर्शनीय स्थल हैं या गया में कई स्थल देखने योग्य हैं, इस तरह से इस वाक्य को शुद्ध बनाना होगा। तो शुद्ध वाक्य आपका 1 नंबर जो वाक्य है शुद्ध है। अगले प्रश्न की ओर यदि चलें तो प्रश्न कह रहा है कि वह पहले ही से बहुत तेज दौड़ा। दौड़ना क्रिया है, कैसा दौड़ा है, तेज दौड़ा है, कैसा, तो बहुत तेज दौड़ा है। तो दौड़ने की विशेषता है, दौड़ना क्रिया है, और क्रिया का जो शब्द विशेषता बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो पदबंध है, ये जो बहुत सारे शब्दों की जो समूह है, पदों की जो समूह है, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है। क्योंकि यहां पे क्या किया जा रहा है, दौड़ने की विशेषता बतलाई जा रही है, पहले से बहुत तेज दौड़ा, तो क्रिया विशेषण पदबंध यहां है। आम खाया जाता है माय डियर, क्या खाया जाता है, तो आम क्या है, कर्म है। कौन खा रहा है इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, खाने वाला कौन है कुछ लता पता नहीं, माने कर्ता का कोई पता नहीं है। कर्म है क्या, तो आम खाया जा रहा है, आम खाई जाती है, आम खाया जाता है। खाना क्रिया है जो आम कर्म के हिसाब से काम कर रहा है, तो कर्म के हिसाब से जब काम होता है वाक्य में तो कर्म वाच्य कहलाता है। आगे चलें, आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, तो मैं ही आऊं एक सामान्य वाक्य है, आप मेरे घर आएंगे एक सामान्य वाक्य है। 2 सामान्य वाक्य या से, और से, अथवा से, किंतु से, परंतु से, लेकिन से जुड़ जाए तो वैसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सामान्य वाक्य जैसे आप मेरे घर आएंगे, ये सामान्य वाक्य, सरल वाक्य, हम लोग जा रहे हैं,
मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, विद्यार्थीगण हिंदी सीख रहे हैं, सब सामान्य वाक्य जिसमें एक कर्ता हो बाकी अन्य शब्द हो, तो सामान्य वाक्य, इसको सरल वाक्य कहेंगे। लेकिन जब दो सामान्य वाक्य को या, और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन से जोड़ दिया जाए तो ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन जब दो सरल सामान्य वाक्यों को जब तब, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे, यद्यपि तथापि इस प्रकार के संयोजक से, कंजंक्शन से, कनेक्टर से जोड़ दिया जाए तब वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहां कह रहा है कि कैसा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। क्यों, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अपनी राय जरूर प्रस्तुत करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा या कैसा समझ में आया। शब्द को सुनकर हम जो समझते हैं वह क्या है। कोई भी शब्द हम सुनते हैं या शब्द बोलते हैं, शब्द लिखते हैं, कैसे, उसके अर्थ के हिसाब से। जब तक हम लोग शब्द का भाव, अर्थ को नहीं जानेंगे तो कुछ लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, या कोई बोलेगा तो समझ नहीं पाएंगे। तो शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं, किसके हिसाब से, किस चीज के हिसाब से, तो अर्थ के हिसाब से। वह क्या है, तो अर्थ है, छंद नहीं, अलंकार नहीं। अलंकार तो कोई भी शब्द, कोई भी लेख है, कोई लेखनी है, कोई जो है काव्य की धारा है, उसकी शोभा के लिए, उसकी सुंदरता के लिए हम अलंकरण करते हैं, अलंकार लगाते हैं। छंद तो चाहे कोई लेखनी हो रही, उसमें वर्णों की क्या यति गति है या भावों की क्या यति गति है, उस पर डिपेंड करता है। शब्द से उसका कोई लेन देन नहीं है। किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर, कह रहा है कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कह देना कि सूरज निकल गया है, आज सूरज निकलने से यह भाव निकले कि बिछावन छोड़ने का समय आ गया, तो यह इसका क्या अर्थ है। मतलब कोई व्यक्ति जो है, कोई सोए हुए व्यक्ति को देख करके उसका हास्य कर रहा है, उसका मजाक उड़ रहा है, क्या पूरा पड़े हुए हैं, सूरज निकला हुआ है, मतलब सूरज निकला हुआ कह करके उसको वो क्या कर रहा है, जागने के लिए कर रहा है, उस पर अर्थात उस पर व्यंग कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है कि जागने का समय हो गया और अभी तुम सोए हुए। तो डायरेक्ट नहीं कह के इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, उसका व्यंग कर रहा है। तो यह क्या है, वाचक है? नहीं माय डियर। लक्षक है? नहीं। लक्षक तब होगा जब कोई सामान्य अर्थ का कोई विशेष अर्थ निकले, कोई सामान्य शब्द है उसका कोई खास अर्थ निकले, कोई विशेष अर्थ निकला है, तो वैसे शब्द को लक्षक शब्द कहते हैं। तो लक्षक नहीं है, यहां क्या है, व्यंजक है, व्यंग हो रहा है, तो उसको वैसे शब्द भाव को व्यंजक कहते हैं। कहा जाता है कि जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं, तो बताइए। जिसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए उसको क्या कहते हैं, तो जिसकी तुलना करते हैं माय डियर, अलंकार में ध्यान दीजिएगा, जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं वह उपमान होता है। वह क्या होता है, उपमान होता है। और जिससे तुलना करते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का जिससे तुलना करते हैं वह होता है उपमेय, उपमेय। और जिसकी तुलना होती है वह होता है उपमान। तो यहां यही बोल रहा है कि जिसकी तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से किया जाए, अलंकार में उसको क्या कहते हैं, तो उपमान। उपमा नहीं, वाचक नहीं, उपमेय। जिससे तुलना करते हैं उसको बोलते हैं उपमेय। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर, 3 नंबर। आगे चलें तो कह रहा है जहां मानवेतर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों को आरोपित किया जाए वहां क्या होगा। मतलब मानवेतर मतलब मानव से इतर, जो मानव है नहीं, निर्जीव है, कोई जीव है, कोई जंतु है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, और वह मानव के जैसा काम कर रहा है। तो जब निर्जीवों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों में मानव का भाव दिखाया जाता है तो वैसे अलंकरण को, वैसे काव्य भाव को मानवीकरण कहते हैं। जब दो चीजों के बीच में कंट्राडिक्शन है, विरोध का भाव है, तो विरोधाभास कहते हैं। संदेह का भाव है तो संदेह कहते हैं। व्यतिरेक, जब दो चीजों में समानता हो लेकिन नकारात्मक भाव की समानता हो तो फिर वहां जो है व्यतिरेक होता है। दुख है जीवन तरु, जीवन को क्या कहा जा रहा है, तरु कहा जा रहा है, जीवन को वृक्ष कहा जा रहा है। दोनों को
मतलब जीवन ही वृक्ष है, जीवन ही तरु है। तो जब किसी एक व्यक्ति वस्तु के दूसरे व्यक्ति वस्तु पे डायरेक्ट आरोपित कर दिया जाए, ऐसा आरोपित कर दिया जाए, ऐसी समानता कर दिया जाए कि दोनों के बीच में कोई भेद नहीं हो, तो वैसे अलंकार को क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा की उपमा की मानवीकरण। तो देखिए माय डियर, वैसे अलंकार को क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहां उत्प्रेक्षा, मानवीकरण या उपमा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आपका जवाब होगा। जीवन तरु, जीवन को ही वृक्ष कहा गया, जीवन को ही तरु कहा जा रहा है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। आगे देखें, रूपक अलंकार है इस काले संकट सागर पे। काले संकट, काला जो है वही संकट है, कालिमा जो है वही संकट है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जलथल ये तो अलग चीज है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यह भी, इसमें भी हमारा रूपक नहीं है। दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, यहां पे भी हमारा रूपक नहीं है। तो पहले वाला जो है काला ही जो है वही संकट है, काली मां जो है, काले बादल जो है वही संकट है। काले को बिल्कुल संकट के रूप में आरोपित किया जा रहा है, प्रत्यक्ष तुलना है जिसके बीच में कोई भी भेद नहीं है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा माय डियर। कह रहा है कि मानो भीत जानी महासित थे, पसारी पानी मानो, मानो मानो जानो बार बार आ रहा है। तो मैं बताया हूं, बहुत बार चर्चा किया हूं कि जब मानो, मनहू, जनू, जानो, जनहू से दो चीजों के बीच में तुलना हो रही हो, तो ऐसे अलंकरण को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब एक शब्द का अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव हो, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जब बिना किसी कारण का कोई काम हो रहा हो, तो विभावना अलंकार होता है। जब डायरेक्ट किसी एक चीज को किसी दूसरे पे आरोपित कर दिया जाए, इस तरह से आरोपित कर दिया जाए, इस तरह से कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं हो, कोई भेद नहीं हो, तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो मानो, मन हूं, जनो, जान हूं से जब दो चीजों के बीच में तुलना होती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। निज रोदन में मतलब रोने में, रोना को हम क्या समझते हैं? राग समझते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, तो एक तरफ वाणी मधुर है, शीतल है, उसको आग कह रहा है, और रुदन को, रोने को राग कहा जा रहा है। मतलब शब्दों के बीच में क्या है? कंट्राडिक्शन है, दोनों के बीच में सीधा उल्टा भाव है, विरोध का भाव है। तो जैसे ही विरोध का भाव हो गया, विरोधाभास हो गया। रूपक, यमक और श्लेष अभी मैं आप लोगों को चर्चा किया हूं, रूपक, यमक, श्लेष का भाव यहां नहीं होगा। भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन, जगन, मगन, ये तगन। तो यहां कह रहा है भगन, तो भगन में एक गुरु और दो लघु होते हैं। गुरु का ये सिंबल है, इस तरह से एस जो है ये गुरु का सिंबल है, और खड़ी लाइन जो है क्या है? लघु का सिंबल है। तो भगन में, भगन का जो प्रथम होता है, प्रथम तत्व होता है वो गुरु होता है, मध्यम तत्व लघु और अंतिम तत्व भी लघु होता है। तो एक गुरु और दो लघु होता है भगन में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? तो 12 वर्ण वाला जो वर्णिक छंद होता है वह वंशस्थ होता है। क्या चीज? वंशस्थ। 11 वर्ण वाला जो होता है वह इंद्र वज्रा, वज्रा या उपेंद्र वज्रा होता है। इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा होता है। मंदा क्रांता जो होता है 17 वर्ण वाला होता है। मालिनी जो होता है माय डियर ये 15 वर्ण वाला होता है। और वसंत तिलका जो होता है माय डियर यह 14 वर्ण का वार्णिक छंद होता है। ये सब याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ दिया जाता है। काव्य गुणों में राजा किसे माना गया है? तो काव्य गुण तो बहुत सारे हैं। काव्य गुणों में ओज गुण, ओज गुण में क्या होता है? वीरता, साहस, रौद्र का भाव होता है, वहां पे ओज गुण होता है। इसको हम लोग राजा नहीं कहते हैं। माधुर्य गुण में लालित्य, प्रेम,
व्यवहार, सहिष्णुता, है ना, सौंदर्य का भाव, वह माधुरी गुण होता है। प्रसाद गुण किसी भावना, किसी भाव, किसी शब्द का जो सामान्य भाव होते हैं उसको प्रसाद गुण कहते हैं, जो सामान्य होता है, सरल होता है। तो काव्य गुणों में, काव्य गुणों का राजा जो है वो प्रसाद गुण ही कहलाता है, जो सरल और सामान्य भावों को लेकर चलता है, प्रसिद्ध भावों को लेकर चलता है, जिसे देखकर पढ़कर सबको ही स्पष्ट हो जाए, सबको ही समझ जाए। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करे, किसी काव्य, किसी भाव, किसी चीजों को, किसी घटना को सुनने या देखने से ऐसा भाव उत्पन्न होता है जो हमारे मन मस्तिष्क में, चिंतन में, चेतन में, हृदय में कम समय के लिए ही मतलब संचरण करे, कुछ समय के लिए ही आए और वो फिर उस ध्यान से हट जाए, तो उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? संचारी भाव। जो आया और प्रस्थान कर गया वो संचारी भाव है। लेकिन अस्थाई भाव जो होता है वो मन मस्तिष्क में ज्यादा देर तक टिकता है, उसको बोलते हैं अस्थाई भाव। जो आए और प्रस्थान कर जाए संचारी भाव कहते हैं, विभाव और अनुभाव नहीं। जो भाव केवल अल्प काल तक, अल्प समय तक, थोड़े समय तक मन मस्तिष्क में टिके उसे संचारी भाव कहा जाता है। तो आज के इन प्रश्नों का, है ना, प्रश्नों की परिपाटी में ये अंतिम प्रश्न जो था, जो आप देख पा रहे हैं, यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, यदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों से, प्रश्नों के टेस्ट से, है ना, प्रश्नावलियों से आप गुजरना चाहते हैं, अपने आप को मापना और भांपना चाहते हैं, अपने आप को परखना चाहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखना समझना चाहते हैं, तो आप हमारे यूनिक टेस्ट पास को ले सकते हैं और लेकर के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर से यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको इन तमाम प्रकार के कार्यवाही में किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी होता है तो आप हमारे इस 8434897582 वाली हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो टीम है वो आपको बताएंगे कि क्या कैसे करना है। तो आज के इस हिंदी सत्र में आप जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ आज के इस सत्र को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।